नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मतदान के बाद घमासान की। जी हां, बुधनी और विजयपुर सीट पर वोटिंग होने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है कि प्रशासन ने बीजेपी के दबाव में काम किया और उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई, तो बीजेपी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस को जब हार दिखने लगती है तो वो इस तरह के आरोप लगाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को ये डर लग रहा है कि उसके खिलाफ नतीजे आ सकते हैं, इसलिए वो आरोप लगाकर पहले से ही माहौल बना रही है। आखिर मतदान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर क्या इशारा कर रहा है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बुधनी और विजयपुर सीट पर हुआ मतदान। मतदान के बाद भी जारी है घमासान। प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भले ही मतदान हो गया हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर कांग्रेस ने वोटिंग के बाद शासन प्रशासन को घेरा और बीजेपी के दबाव में आकर काम करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, सांसद दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तो विजयपुर में रीपोलिंग की मांग भी की। जीतू पटवारी ने आरोप लगाए कि उपचुनाव में बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। हालांकि जीतू ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। आज भी ये शिकायत कर रहे हैं रीपोलिंग की, तो मैं मानता हूं कि ये वही गांव है जहां पर इन्होंने हठधर्मिता की, अवैध वोटिंग डलाई, बूथ कैप्चरिंग की, कर्मचारी खड़े हो गए, गांव में पर्चियां ले ली, लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया। पर निर्वाचन आयोग, कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर, बंधुआ मजदूर जैसे बीजेपी का काम कर रहे हैं। कैसी पराकाष्ठा है मध्य प्रदेश वासियों। भारतीय जनता पार्टी पागल हाथी हो गया है, मद के मद में मदमस्त है। दोनों जगह कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है। विजयपुर 100% जीतेंगे और 25,000 से ज्यादा से जीतेंगे, और यहाँ बुधनी में आश्चर्यचकित परिणाम। इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों के बाण चलाए, तो बीजेपी ने भी एक एक आरोपों का जोरदार जवाब दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो बौखलाकर ऐसा बोलती है। कभी वो ईवीएम को निशाना बनाते हैं तो कभी प्रशासन को। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाए कि कांग्रेस ने योजना बनाकर आदिवासियों को निशाना बनाया और अब कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है, और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। दुर्भाग्य है, विजयपुर के अंदर कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों पर अटैक करके अपनी योजना से ये दिखा करके कि जिससे इसको उन लोगों में फैलाया जा सकता है, एक असफल प्रयास कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के गुंडों ने किया। बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है। चुनाव आयोग को भी कुछ शिकायतें मिली हैं। अब वो उन पर क्या एक्शन लेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन विजयपुर और बुधनी सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई थी। खैर, अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ होगा कि जनता ने किसे चुना। लेकिन जब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत बहुत स्वागत है भट्ट साहब आपका। सुन पा रहे हैं भट्ट साहब आप मुझे? बोलिए।
कांग्रेस दो तरह की बातें क्यों कर रही? क्या कोई डर है क्या उसे? एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम 25,000 से अधिक मतों से जीतने वाले हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रशासन ने वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग कराई है, बंधुआ मजदूरों की तरह निर्वाचन आयोग ने और कलेक्टर ने काम किया है। क्या कोई माहौल बनाना चाहते हैं क्या? देखिए ब्रजेश जी, ये जो चुनाव है बुधनी का और विजयपुर का, ये कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो विजयपुर में उनका जो प्रत्याशी रहा, लंबे अरसे तक जीतता रहा, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और आज की तारीख में कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर। तो वो ये चाहती है, कांग्रेस ये चाहती है कि उस व्यक्ति को हराया जाए और ये सिद्ध किया जाए कि देखिए गद्दारी की सजा ऐसी होती। दूसरा, बुधनी में क्योंकि शिवराज सिंह का वर्चस्व रहा है हमेशा से और उन्होंने अपने ही बड़े प्रिय रमाकांत भार्गव को वहां से चुनाव मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, तो वहां भी एक नाक का सवाल है कि अगर हम बुधनी में जीत जाते हैं तो जो वर्चस्व है शिवराज सिंह चौहान का वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि दो बातें कैसे हो सकती हैं, जब आप एक तरफ आरोप लगा रहे हो कि प्रशासन ने बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर सारी चीजें देखता रहा और वहां पे गुंडागर्दी होती रही, सब कुछ होती रही और अवैध वोट डलवाए गए, उसमें कब्जा किया गया, तो जब इतने सारी चीजें हो गई हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम 25,000 की जीत में? तो ये जो दो तरह की बातें हो रही हैं, देखिए उसके पीछे कारण ये है कि ये ठीक है, आरोप तो लगाना ही होगा उनको, क्योंकि ये माना जाता है हमेशा से और कांग्रेस का भी हमेशा से कहना रहता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है प्रशासन उसका साथ देता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रशासन उनका साथ दे रहा तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि हम 25,000 वोटों से जीत जाएं? लेकिन ये भी स्वीकार नहीं करना चाहती कांग्रेस कि हम हारने वाले हैं, तो वो दोनों बातें कह रही है। लेकिन ले दे के सवाल इस बात का है कि कांग्रेस की स्थिति इस समय ऐसी है कि उसको लगता है कि अगर ये दो सीटें भी हमारे हाथ से चली गई तो फिर कांग्रेस का जो वजूद है वो लगभग मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगा। और ये भी माना जाता है, जो एक वो है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है हमेशा उपचुनाव में उसको फायदा होता है, और विशेषकर अगर रामनिवास रावत को कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बनाया तो निश्चित तौर पे वहां की जनता चाहेगी कि हम ऐसे व्यक्ति को चुनाव में जिताएं जो मिनिस्टर है और वो हमारे इलाके का डेवलपमेंट कर सकता है। दूसरी तरफ बुधनी में भी वही स्थिति है कि भाई अगर बुधनी में रमाकांत भार्गव जीतते हैं तो निश्चित तौर पे उसका फायदा मिलेगा जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा से होते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और विशेषकर जब सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ तो जो विरोधी पार्टी होती है, अगर जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है कि प्रशासन उनका साथ दे रहा है, और यहाँ चूंकि बीजेपी का शासन है इसलिए कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई इससे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी आप देखिए कि वहां पे ये बात तो सही है कि तनाव तो रहा है और अभी चुनाव जो आपकी तो हमेशा ही रहता है वहां पे तनाव, हो ऐसी सीट ही ऐसी है वही, और उसके वोटिंग के बाद भी वहां आगजनी वगैरह हुई। अभी शाम के अखबारों में मैंने देखा कि वहां पे आग लगा दी गई है और काफी हल्ला उदम भी मचा है, तो वो थोड़ा सा संवेदनशील तो है, कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अब मतदाता क्या सोचता है ये कहना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो कई बार कयास जो मीडिया लगाती है या जो राजनीतिक विश्लेषक लगाते हैं उससे एकदम उलट निर्णय हो जाता है, क्योंकि मतदाता इतना चुप्पा होता है कि वो बताता नहीं वो क्या करने जा रहा है। हरियाणा का आप देख लीजिए जो उदाहरण है कि सब तरफ यही हल्ला था कि कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस जीत रही, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बाजी मारी। इसलिए कहना बड़ा कठिन है कि किस तरह से ऊंट किस तरवट बैठता है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस की स्थिति है तो कमजोर, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन अब उसका फायदा जो आरोप प्रत्यारोप का फायदा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो प्रभु जी क्या फायदा मिलेगा क्या इस तरह के आरोप लगाकर? क्या कोई वजूद को खतरा है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, या नेतृत्व पर सवाल उठेंगे इसलिए दो तरह की बातें कर रहे हैं जीतू पटवारी, ताकि एक गली लेकर चल रहा है जिससे बच कर निकल सकें कि भाई प्रशासन तंत्र ने हमारा सहयोग नहीं किया, दादागिरी हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई, इस वजह से हार गए, नहीं तो हम तो जीत जाते। ऐसा उन्होंने पहले अमरवाड़ा में भी कहा था।
लेकिन वो कह रहे हैं कि बुधनी तो हम 100%, नहीं माफ़ कीजिएगा, विजयपुर तो हम 100% जीत रहे हैं, 25,000 से जीत रहे हैं, बुधनी में भी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। देखिए ब्रजेश जी, चेतन जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि चुनाव होने के बाद जो है दोनों दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगा रहे हैं कांग्रेस पर आरोप, बीजेपी के कांग्रेस के अध्यक्ष भी लगा रहे हैं, शिकवा शिकायतों के दौर भी जारी रहते हैं। ये एक परंपरा सी बन गई है। ये जिस तरीके से शादी के बाद जो अंतिम में सत्यनारायण की कथा होती है ना, उसके बाद मेहमानों को विदा किया जाता है कि अब ब्याह हो गया पूरा, अब आप अपने घर जाइए, सारे देवताओं को भी विदा कर दिया जाता है। उसी तरीके का ये मामला है कि चुनाव हुआ तो एक परंपरागत ढंग से जो है आप उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। तो लगाते हैं लोग अपनी अपनी बात कहने के कि भाई वहाँ ऐसा हुआ, हम ईमानदार थे, हमने बहुत ईमानदारी से काम किया, उनने गड़बड़ी की और वो बेईमान था, उसके कारण बदमाशी हुई है, जो भी हुआ है। लेकिन गड़बड़ियाँ तो वहाँ हुई हैं, किसी ने भी की हो। ये सवाल चुनाव आयोग पर है, ये सवाल जिला निर्वाचन अधिकारी पे, ये सवाल पुलिस प्रशासन पे है कि बार बार उस क्षेत्र में ऐसा होता है हर चुनाव में, तो वो इतनी एहतियात क्यों नहीं बरती गई, जबकि ये बाई इलेक्शन था जी। यहाँ पूरे प्रदेश की चाहते तो पूरे प्रदेश की पुलिस लगा सकते थे, चाहे तो हर मतदाता के पीछे एक पुलिस का सिपाही खड़ा कर सकते थे, हर पोलिंग बूथ को छावनी बना सकते थे। आपके पास इतने इंतजाम करने के पर्याप्त समय था, सुविधाएं थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ सवाल जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहा है कि उसने क्यों लेटलाली बरती, जिला निर्वाचन अधिकारी ने क्यों ऐसी गड़बड़ियाँ होने दी। तो ये स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि आखिरी दिन तक हम देख रहे थे कि पोलिंग हो रही है, उस दिन भी जनता आ रही है बाहर, पब्लिक बाहर आकर सवाल खड़े कर रही है, तो सवाल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ था वहां पर। अब किसने किया ये राम जाने, या चुनाव दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके गुंडे कर रहे थे, गुंडे कर रहे हैं। अब और यहाँ कोई दो राय नहीं है कि संभावना दोनों तरफ से कर सकते हैं। जी हाँ, चुनाव में। अब रही बात जो जीतू पटवारी के दावे की है, तो जीतू पटवारी के दावे में थोड़ा कहने सुनने का फर्क हो सकता है ब्रजेश जी। उनने कहा कि इनने बीजेपी ने भले इतनी ज्यादा गड़बड़ियां वहां कर ली हैं, उसके बावजूद हम 25,000 वोट से जीतेंगे। ये भी उसका एक मायने निकाल सकते हैं हम। बिल्कुल। बाकी जो आप लोगों ने मायने निकाले वो मायने भी निकलते हैं उसके। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो विजयपुर का जो समीकरण है, यदि उसको समझने जाए, एक कांग्रेस का वोट बैंक वहाँ पर शुरू से दिखाई देता है, चाहे वो रामनिवास रावत लड़े हों या उसके पहले चुनाव होता रहा हो, एक कांग्रेस का वोट बैंक वहाँ पर है। 60,000 करीब आदिवासी मतदाता हैं, जिसमें से 42,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने पिछले बार निर्दलीय तीसरे पोजीशन पर रहे मुकेश मल्होत्रा का साथ दिया था। यदि हम उस 42,000 मतदाता को भी मुकेश मल्होत्रा के पक्ष में अभी गिन लेते हैं, क्योंकि वो उनके खुद के वोटर थे, वो कांग्रेस बीजेपी किसी दल के वोटर नहीं थे, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी पर, व्यक्ति पर भरोसा करके लोगों ने वोट किया होता है, तो वो थे। उसमें आदिवासी कुछ फैक्टर जोड़ लीजिए, कुछ कांग्रेस के वोट बैंक जोड़ लीजिए, तो यदि ये समीकरण देखते हैं तो जीतू पटवारी जो दावा कर रहे हैं, दावा में दम दिखता है। अब दूसरी तरफ उपचुनाव का एक समीकरण होता है। उपचुनाव जो होता है वो सत्ताधारी दल के समर्थन में जाता है। यहाँ पूरी सरकारी मशीनरी, चुनाव सरकार लगी रही वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए। यहाँ 400 करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएं की गई हैं। यहाँ पर एक लॉलीपॉप आपके सामने है कि यदि रामनिवास रावत जीतते हैं तो एक मंत्री आपको मिलेगा, जो कि 22-23 साल पहले वो मंत्री रहे थे। उसके बाद विजयपुर को एक मंत्री मिल रहा है जो आपके क्षेत्र में विकास कर देगा। अभी तो मंत्री आपने चुनाव होने के पहले ही 400 करोड़ के काम करा दिए हैं, आगे 4,000 करोड़ या 4 लाख करोड़ के काम वो करा सकते हैं, या 4 ट्रिलियन के करा सकते हैं। तो इस तरीके की संभावनाएं वहाँ पे लोगों को दिख रही होंगी। इसलिए तो माहौल बनाने के लिए इस तरह की घोषणाएं भी की जाती हैं। तो वो हो सकता है कि वो उसके पक्ष में चले जाए, तो एक समीकरण वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन चुनाव, ये कहें कि चुनाव का ऊँट किसी भी करवट बैठे, विजयपुर का बहुत नेक टू नेक चुनाव रहा है। दोनों दलों के अध्यक्षों को बधाई, वो जिस तरीके से चुनाव उन्हें लड़ा, जिस तरीके से पोलिंग के दिन वो शिवपुर की सीमा पर पहली बार देखा हमने कांग्रेस ने जैसे मोर्चा संभाला, बीजेपी तो लड़ती रही है ऐसे। जिस तरीके से वो बयानबाजी करते रहे, सड़कों पर धरने देते रहे, जिस तरीके से वो चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बता रहे, तो एक ये कहें कि मध्य प्रदेश को जो आम चर्चा में नहीं रहता था, जीवंतता उन्होंने प्रदान की है। चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी, और उम्मीद करते हैं परिणाम के बाद भी ऐसी जीवंतता प्रदान करे। इस पूरे मामले में एक चीज़ जरूर है कि चुनाव आयोग को बार बार जीतू पटवारी निशाने पर रख रहे हैं। ये थोड़ा सा लीक से परे हटकर लगता है। आपको जो भी शिकवा शिकायतें, आप लिखित में शिकायत करने का फोरम वहाँ पे उपलब्ध है, आप मौखिक जाकर शिकायतें कर सकते हैं। आप सार्वजनिक तौर पर आयोग को पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि उसी आयोग के हुए चुनाव में किसी राज्य में आप सरकार बनाते हैं, उसी आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव में पूरी सरकार के लगे रहने के बाद आप दमोह का उपचुनाव जीत जाते हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियां भी निर्मित होती हैं। यदि धोखेधड़ा के विजयपुर बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई, तब जीतू पटवारी क्या कहेंगे जो अभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं? तो क्या उस जीत को वो वापस कर देंगे?
वो तो कह ही रहे हैं ना, जीत रहे हैं हम, भले नहीं, इतना करने यदि के वो बाद। आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो आयोग की निष्पक्षता पे उनका सवाल है, आयोग पर ही उनको भरोसा नहीं है, तो वो उसी आयोग का घोषित परिणाम को क्यों स्वीकार करें? फिर उसको भी उनको लौटा देना चाहिए कि हमको ये नहीं चाहिए परिणाम, भैया हम दोबारा चुनाव कराएंगे, किसी निष्पक्ष एजेंसी से करा लेंगे, अमेरिका की एजेंसी से करा लो चुनाव। तो ये इस तरीके की बातें हैं, नेताओं के दावे हैं, दावों में कोई दम दिखाई नहीं देता है, जब परिणाम आएंगे वही असली चीज़ होगी। परिणाम ही असली चीज़ होगी, और ये हमने देखा भी है भट्टे साहब। लेकिन क्या इन परिणामों से कोई असर पड़ेगा क्या कांग्रेस की सेहत पर, बीजेपी की सेहत पर और संवैधानिक संस्थाओं पर? तमाम तरह के सवाल उठाना, या कांग्रेस इससे अपने ही गोल कर रही है, अपने ही पाले में? नहीं, देखिए, अगर किसी बीमार को डेंगू है और उसको एक आध पीलिया इलिया और हो जाता है तो उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर दोनों की दवा दे। तो कांग्रेस की हालत वैसी है। कांग्रेस के सामने अभी लेकिन कोई वेंटिलेटर पे भी चला मतलब वो जाता है, डेंगू और गलती है। पीलिया दोनों में तो वो दुनिया से भी विदा हो सकता है भट्ट साहब। हाँ, तो वो हो भी सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में वैसे दुनिया से विदाई टाइप की स्थिति है, और देश में भी उसी तरह की स्थितियां हैं। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप की स्थिति है भाई, जैसे अभी प्रभु भाई ने कहा कि वो उनके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह का बयान देना चाहिए कि भले ही कितनी गड़बड़ी करती हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मतदाता हमारे पक्ष में है और हम 25,000, तो भले ही जब शब्द लगा देते आप तो निश्चित तौर पे उसका अर्थ बदल जाता। लेकिन आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने गुंडागर्दी की, प्रशासन बिल्कुल नपुंसक होकर बैठा रहा, देखता रहा, सारे कलेक्टर कमिश्नर जो भी वहां पे थे लोग, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। तो इसका मतलब है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये भय है कि हमारी हार हो सकती है, इसलिए उसके लिए पहले से एक तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बार एक चीज हो सकती है ना भट्ट साहब, जी। ईवीएम बच जाएगी बेचारी, क्योंकि हाँ, ये बात भी सही है कि ईवीएम तो ऐसा है कि वो तो गरीब की अब लुगाई ईवीएम पे को हैक बहुत- करने को नहीं कहेंगे, वो तो कह रहे हैं प्रशासन ने गड़बड़ी की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ईवीएम की तो ऐसी स्थिति तो गरीब की लुगाई सबकी वजाई हो गई है। जब इसकी चाहे बैटरी उसको जांची आरोप जाएगी लगा सब, दो। अभी जब मतगणना होगी तब बैटरी जांची जाएगी, कितने % मिली है, कितनी वही थी। वही बात। तो दिक्कत वही है कि आपको जब ये लगने लगता है कि यार हम हार रहे हैं, तो पहले से ही ऐसी एक तैयारी कर ली जाती है कि भाई कल के दिन अगर ये कहा जाए तो कि आप क्यों हार गए, तो बोलना वो तो बता, हमने तो पहले ही कहा था कि भाई ये स्थितियां थी और इस तरह की गुंडागर्दी की सरकार ने, और इसके कारण से हम हार गए। लेकिन जीतू पटवारी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, लेकिन क्योंकि अभी तक जितने भी उनके कार्यकाल में काम हुए हैं उसमें वो असफल ही साबित हुए हैं। वो अलग बात है कि गुटबाजी बहुत है, उन्होंने अपने तरफ से प्रयास किया। अभी देखो आपके जो कार्यकारिणी बनी उसमें भी तमाम तरह के विवाद हैं। इतनी लंबी चौड़ी कार्यकारिणी 10 महीने 11 महीने बाद बन पाई है, उसके बाद भी उसमें विवादों की स्थिति चल रही है। तो जीतू पटवारी के नेतृत्व पे निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। और हो सकता है कि इस चुनाव के बाद उनको हटा भी दिया जाए, कोई नया आदमी आए, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। और तो नया आएगा कौन, ऐसी संभावना लग रही है क्या? मैंने कहा भी था, आपसे सवाल भी किया था, क्या फर्क पड़ेगा दोनों की सेहत पर? वहां भी घिसे पिटे लोग हैं। अब ज्यादा फिर से कमलनाथ आ जाएंगे, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं अपने जन्मदिन पे। तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, राहुल गांधी ने उनको तो फिर तो पूरी कांग्रेस छिंदवाड़ा ही हो जाएगी साहब, फिर क्या है? वो तो होना ही है। देखिए अभी फिर तो कोई श्योपुर ऐसा विजयपुर में दूसरा- चुनाव होने से भी कोई मतलब नहीं है, फिर तो अमरवाड़ा की चुनाव तक सीमित हो जाएंगे। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति दिखता नहीं है जो इस तरह की परिस्थिति में कमान संभालने की बात करता हो, क्योंकि सब क्षेत्रीय छत्रप होकर रह गए हैं। मध्य प्रदेश पूरे में किसी का ऐसा कोई वर्चस्व दिखाई नहीं देता कांग्रेस। लेकिन भट्टे साहब, जब कांग्रेस देश में हार जाती है, पूरा प्रदेश हार जाती है, तब वो अपने अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं ले पाती। 2 उपचुनाव में, 3 उपचुनाव में आपको लगता है कि नवनियुक्त अध्यक्ष से वो इस्तीफा ले लेंगे या उनको हटा देंगे? वो जब इतनी बड़ी हार को भी निर्णय नहीं ले पाते। वो हम तो हर बार ये कहते हैं आपके तमाम डिबेट में कि यहाँ जो ऊपर जो बैठे लोग हैं वो निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो वो है हाईकमान है, वो निर्णय लेता है, गलत सलत जैसे भी हो निर्णय लेता तत्काल। लेकिन यहाँ निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। चलने दो, और इसीलिए चलते 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 यहाँ तक चल के आ चुकी है कांग्रेस। तो कांग्रेस को ये सोचना होगा कि हम अपने कैसे मजबूत करें, कैसे गुटबाजी से दूर हो पाए। लेकिन जब ऊपर तक गुटबाजी चल रही है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो फिर गुटबाजी चलती रहेगी। और ये गुटबाजी हमेशा से कांग्रेस को ले डूबी है और आगे भी डूबती रहेगी अगर गुटबाजी पे ऊपर वालों ने लगाम नहीं लगाई। लेकिन ये बात भी सही है कि देखिए, पहली बार मैंने कहा कि
निर्णय क्या होता है ये कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि मतदाता के मन में क्या है ये कोई सोच नहीं सकता है। और जैसा कि विजयपुर तो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, हो सकता है कि वो इग्नोर कर दें इस बात को कि मंत्री बना दिया है रामनिवास, उनको लगे कि ये गद्दारी करके चले गए भारतीय जनता पार्टी, ये भी हो सकता है। कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये बात सही है कि अब जो 23 तारीख को इसका जो रिजल्ट आएगा वो देखने लायक होगा कि क्या वास्तव में मतदाता ने उनको नकार दिया है, या फिर जो परंपरा चली आ रही कि सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होता है, उसी का फायदा रामनिवास रावत को और रमाकांत भार्गव को मिल गया है। तो ये तो 23 को पता चलेगा प्रभु जी, जी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। एक तरह से हम कह सकते हैं कांग्रेस रोना पीटना शुरू कर देती है हर चुनाव के बाद, लेकिन सबक नहीं लेती। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी ने आरोपों के जवाब भी दिए और वो बूथ संगठन पर्व भी मनाना शुरू कर दिया। आज से 14 से 20 तक मनाएंगे वो, हर बूथ पर 3 महिला भी होना चाहिए, वो आगे का कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे मुकाबला कर पाएगी जो एक संगठन एक लड़ाई के बाद अगली लड़ाई की तैयारी करने लगता है, वहीं कांग्रेस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा कर घर बैठ जाती है। नहीं, कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। बीजेपी के संगठन का पर्व पहले से चल रहा है, इस ये उपचुनाव बीच में आ गए थे। बीजेपी का एक अपना तरीका है, कांग्रेस का एक अपना तरीका है। कांग्रेस का तो तरीका 100 साल पुराना है। कांग्रेस संगठन, लेकिन अपडेट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, जरूरत नहीं ना, अपनी अपनी परंपरा है, वो अपनी परंपरा से चले आ रहे हैं। आप ये देखिए ना, इसी परंपरा में 2018 में तो चुनाव जीत गए थे मध्य प्रदेश में। किसी को उम्मीद थी क्या? 2018 का चुनाव तो जीत गए थे, कमलनाथ को आगे लेकिन उस रखा उन्होंने। परंपरा में बदलाव किया था, मंडलम सेक्टर जैसे प्रयोग किए थे, थोड़े से प्रयोग कर लिए थे उनने। तो कांग्रेस की एक अपनी लाइन है, उनका अपने एक तरीका है। आप आज कांग्रेस का कोई रैली हो जाए, कांग्रेस में बसें लाने की जरूरत नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों भर के लोगों को ले आते हैं, गाड़ियों का अंबार लगा देते हैं। तो कांग्रेस का एक कल्चर अलग है कांग्रेस का। ये जरूर है कि जब पहले छत्रपवाद था, गुटबाजी बहुत चरम पर थी। मुझे नहीं लगता कि अब वहाँ गुटबाजी दिखाई दे रही। हम जीतू पटवारी को अभी भले कम आके, लेकिन कांग्रेस ने उन पर दांव खेला है तो सोच समझकर खेला, ऐसा दिखाई देता है। जीतू पटवारी इस विजयपुर और बुधनी उपचुनाव में देखिए आप, पूरे समय वहाँ मुकाम करे रहे। दिवाली का त्यौहार भी उनने विजयपुर में मनाया। इवन वो बीजेपी प्रत्याशी अपने घर में होगा उस समय पूजा कर रहा होगा, जीतू पटवारी विजयपुर में पूजा किसी किसान के घर पे बैठे हुए थे। तो इस तरीके से वो जो 1993 वाले जो दिग्विजय सिंह थे, 93 के पहले लगभग उस रूप में वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नीचे तक जा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी तो बीडी शर्मा सही कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह की लाइन पर चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिग्विजय सिंह सफल लाइन है, दिग्विजय सिंह की लाइन पे ही मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार चली है। ब्रजेश जी, आप क्यों भूल रहे हैं? मध्य प्रदेश में उमा भारती की सरकार बनने के बाद चौथे महीने उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पनबिजली परियोजना शुरू हो गई, तो क्या 4 महीने में बन गई थी? उमा भारती ने बना के दी थी। बीओटी सरकार क्या कॉन्सेप्ट बीजेपी का था, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में लेकर आए थे। बहुत सारी उनके समय की स्कीम है। उन्होंने कहा था कि 2003 में मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली हो जाएगा। पुरानी रिपोर्ट्स उठाकर आप देख लीजिए, सीडा की रिपोर्ट के आधार पर सरप्लस बिजली हुआ। तो बहुत सारे उनकी योजनाएं थी जिस पर काम हुआ। ग्रेजुअली काम होता है, हम ये नहीं कह सकते किसी एक पर, लेकिन उन पर ठीक रहा, तोहमत लग गई उन पर। आज भी कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में सर्वमान नेता है, सबसे ज्यादा जीतू पटवारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तोहमत तो लगती जा रही। बहरहाल समय नहीं इजाजत देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो जीतू पटवारी मेहनत कर रहे हैं और जोश के साथ कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भी जोश भर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत कितनी रंग लाती है तो 23 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।